गुड इवनिंग क्लास। सो आज के क्लास में हम ज्योग्राफी की 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, चैप्टर 5, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। ओके, सो लेट मी कंफर्म इन चैट बॉक्स दैट माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली। मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? यस, ओके, यस यस। हाँ, सो पहले आज हम चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, 3 चैप्टर्स हमें अभी पढ़नी है। ओके, तो अभी हम सबसे पहले तीनों चैप्टर्स के बारे में यहाँ पे एक ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं हम बुक से। फिर तीनों चैप्टर्स से हम 15-15 एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो इट इज 9 PM। 9 PM में हमने क्लास स्टार्ट किया, सो इट मे एक्सीड टू द 10:30। ओके, यस। सो सबसे पहला हमारा चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पहले हम ये चैप्टर करते हैं, देन वी विल डू questions, MCQ questions of chapter number 5. Sir has left the meeting. Maybe some network problem. We will wait for him. Okay, please wait. एक मिनट में स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, देयर इज सम इशू। सो यस, यहाँ पे हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये चैप्टर में सबसे पहले आप ब्राजील और इंडिया की जो भी नेचुरल वेजिटेशन है उसके बारे में हम यहाँ पे कंपेरिजन सबसे पहले पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे आप ये यहाँ पे आप फिगर 5.2 में क्या देख रहे हो कि दिस इज ब्राजील हाईलैंड, दिस इज ब्राजील हाईलैंड। तो यहाँ पे क्या पाई जा रही है? यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे रेप्टाइल्स एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। ओके, तो इस चैप्टर्स में हम देखते हैं कि क्या यस तो यहाँ पे ब्राजील जो है, ब्राजील आप जब वर्ल्ड मैप देखोगे तो ब्राजील इक्वेटर के आसपास रहती है। ओके, तो जैसे लेट अस सपोज दिस इज, ये क्या है, हमारा वर्ल्ड मैप है। तो इक्वेटर के पास जो जगह है वहां पे रेन बहुत ही सॉरी जो भी चीजें इक्वेटर, जो भी कंट्रीज इक्वेटर के पास है वहां पे क्या होती है, रेन बहुत ही ज्यादा होती है। ओके, तो जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ओके, तो सारी चीजें इक्वेटर के पास पाई जाती है वहां। यस, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, रेनफॉल की अमाउंट कम होती जाएगी। ओके, सो यहाँ पे ब्राजील की जो रेन फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब जिसकी पत्ता, जैसे यहाँ पे हमारे हमारे यहाँ पे क्या होती है, जो भी पेड़ पौधे होती है वो क्या होती है, उसके पत्ते पतझड़ के मौसम में झड़ जाते हैं। ओके, नीचे गिर जाते हैं। बट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्या आप एग्जाम्पल बता सकते हो क्या? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। किसी भी एवरग्रीन फॉरेस्ट का कोई एक प्लांट का आप उदाहरण चैट बॉक्स में लिखें।
यस, सबसे जैसे आप महोगनी का प्लांट, आप महोगनी का नाम सुने होंगे। सो महोगनी इज एन एग्जांपल ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। मींस एवरग्रीन फॉरेस्ट में यहाँ पे क्या होती है, आपको वो पत्ते नहीं झड़ते हैं। सो आज हम कौन कौन सी चैप्टर डिस्कस करेंगे? चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों चैप्टर आप देख रहे हो ह्यूमन ज्योग्राफी की है, और ये चैप्टर क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी। तो बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी जब आप हायर क्लासेस में जब पढ़ोगे तो इसे बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, तो यहाँ पे हम जब आगे चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। अभी हम चैप्टर नंबर 5 पे चल रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 3। जस्ट वेट। यस, फिर यहाँ पे इंडिया की रेन फॉरेस्ट क्या है? यहाँ पे आप ये मैप देख रहे हो, तो जहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रीन है दैट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद डेसिडियस फॉरेस्ट है, थॉर्नी सर्ब्स, हिमालयन फॉरेस्ट। यहाँ पे यहाँ पे हिमालयन रीजन में हिमालयन फॉरेस्ट पाई जा रही है, एंड कोस्टल फॉरेस्ट। कोस्टल फॉरेस्ट यहाँ पे समंदर के किनारे में लगभग पाई जाती है। तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखो कि जहां पे 2000 mm से ज्यादा बारिश होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वहां पे 2000 mm से ज्यादा बारिश होती है तो वहां पे आप एवरग्रीन फॉरेस्ट पाओगे। जहां पे 1000 से 2000 mm की बारिश होगी वहां पे आप डेसिडियस फॉरेस्ट पाओगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट की एग्जांपल क्या है? महोगनी, रोजवुड, रबर, etc आर सम एग्जांपल्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, इसी तरह डेसिडियस, यहाँ पे 1000 से 2000 mm की बारिश होगी उसे आप क्या बोलते हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट। इसकी एग्जांपल क्या है? टीक, बैम्बू, बैनियन, पीपल, etc। ये सारे पौधे आप लोग परिचित हो गए इस पौधे से। ओके, देन एक ऐसी रीजन जहाँ पे 500 mm से कम बारिश होती है। ओके, तो वहां पे सर्व टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, सर्व टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, जैसे मीन्स कैक्टस वगैरह सब। जैसे आप डेजर्ट रीजन का उदाहरण ले सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो थॉर्नी सर्ब्स। ओके, ये वाला कहाँ पे पाई जा रही है? दिस, ये इस यहाँ पे पाई जा रही है। ओके, थॉर्नी सर्ब्स में जो हमारा जहाँ पे रेनफॉल कम होती है वहां पे इस तरीके की सर्ब्स पाई जाती है। यस, सो नाउ अब यहाँ पे ब्राजील की वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़े से हम देखते हैं, ब्राजील की वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इस फिगर में देखिए यहाँ पे एनाकोंडा पाई जाती है। ओके, यहाँ पे कुछ जंतु का नाम दिया गया है। इन द स्वैम्पी एरिया में, दलदली जगह में क्या पाई जाती है? पेंटानल, ह्यूज, एनाकोंडास, etc ये ब्राजील में पाई जाती है। यहाँ पे और भी आपके बुक्स में कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स की एनिमल्स पाई जाती है यहाँ पे मेंशन्ड है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट है आप वहां से आप या वो चीजें आप याद भी रखोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंडियन वाइल्ड लाइफ। ओके, तो इंडिया भी क्या है? एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं। ओके, जैसे एलिफेंट कहाँ पे पाई जाती है? हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट में। ओके, राइनासोरस कहाँ पाई जाती है? स्वैम्पी। आप चिड़ियाघर गए होगे तो राइनासोरस या उस तरीके के जंतु देखे होगे जो कि मीन्स दलदली क्षेत्र में रहती है। स्वैम्पी एंड मार्सी, लैंड ऑफ असम। ओके, कैमल कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट रीजन में। ओके, इसी तरीके से स्नो लियोपार्ड, जैसे स्नो लियोपार्ड मीन्स यहाँ पे स्नो का जिक्र किया गया, तो ये ऑब्वियस है कि ये कहीं पे स्नो कैप्ड रीजन में पाई जाती है, और स्नो कैप्ड रीजन हमारे इंडिया में कहाँ? हिमालयन रीजन में। ओके, यहाँ पे और भी इंडियन बिश्नोइज, डियर, ओके, ये सब भी पेनिसुलर रीजन में पाई जाती है। मीन्स ये इस साइड और इस साइड। ओके, पेनिसुलर इंडिया आप क्लास 11th में अगर ज्योग्राफी लोगे तो आपको पढ़ने को मौका पढ़ोगे। सो नेक्स्ट इसके बाद
भारत में टाइगर और लायन दोनों पाई जाती है। ओके, भारत एक ऐसी देश है जहाँ पे टाइगर और लायन दोनों चीजें पाई जाती है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्पेसीज हैं जो कि पोचिंग, पॉल्यूशन एंड रैपिडली अकरिंग डिफोरेस्टेशन, इन सब वजहों से, पोचिंग का मतलब अवैध शिकार, जैसे हाथी के दांत को तोड़ करके लोग बेचते हैं, या जैसे शेर है तो शेर की जो खाल होती है, स्किन होती है, उसे लोग अवैध व्यापार करते हैं। ओके, सो दैट इज इलीगल। तो इन सब की वजहों से बहुत सारी जो स्पेसीज हैं वो क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्ट में ये चैप्टर्स मैंने आपको डिस्कस किया। नाउ आई एम गोइंग टू द MCQ क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 5, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। सो यहाँ आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, as one moves away from the equator, the number of rainy days as well as amount of rainfall, option A increases, option B decreases, option C can increase or decrease, and option C can't say। आप लोग चैट बॉक्स में आंसर करिए, मैं आपका चैट बॉक्स देख रहा हूं। आप ABCD सिंपली लिखो। ओके, मीन सबसे ऊपर वाला जो है दैट इज A, सेकेंड ऑप्शन इज B, थर्ड ऑप्शन इज C एंड द लास्ट ऑप्शन इज D। इंक्रीज डिक्रीज आप ऐसे लिखोगे तो शायद आपको ज्यादा टाइम देना पड़े। यस, इंक्रीज डिक्रीज, देयर आर ओनली 2 आंसर्स इन द चैट बॉक्स। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो ये क्या है, दिस इज आवर अर्थ, ये हमारा क्या है, अर्थ। ओके, एक मिनट। हाँ, यस, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यस, सो दिस इज इक्वेटर, ये क्या है, हमारी इक्वेटर है। ओके, तो इक्वेटर के पास में क्या होती है, इक्वेटर के पास में रेनफॉल क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। रेनफॉल बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे हम इक्वेटर से दूर मूव करेंगे, जैसे हम इक्वेटर से दूर मूव करते जाएंगे, हमारी रेनफॉल क्या होगी, रेनफॉल यहाँ पे क्या होती जाएगी, डिक्रीज करते जाएगी। इस साइड भी और नॉर्थ पोल में भी और साउथ पोल में भी। ओके, आप जितनी भी घनी रेन फॉरेस्ट है, जितनी भी घनी फॉरेस्ट पूरी दुनिया की है, आप अगर वर्ल्ड मैप देखोगे तो यही इक्वेटर वाले रीजन में पाई जाती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बारिश होती है। इसके अलावा बहुत सारी डिजीज हैं, जैसे आपने इबोला का नाम सुना होगा, या और भी डिजीज जो कि जैसे तो चूंकि इस रीजन में काफी बारिश होती है, तो इस यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा रहती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, ये सब काफी यहाँ पे वृद्धि करते हैं, तो बहुत सारे डिजीज भी यहाँ से फैलते हैं। ओके, तो दिस इज द इक्वेटर रीजन। आप जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़े होंगे तो ये सारी चीजें आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। मीन्स जब आप इक्वेटर से दूर जाओगे, मूव अबे यहाँ पे दिया गया। ओके, मीन्स आप इक्वेटर से आप इस साइड जा रहे हो या इस साइड जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल विल डिक्रीज। ओके, तो यहाँ पे चैट बॉक्स में सिर्फ 2 ही आंसर्स आए हैं, और भी यहाँ पे आंसर्स आने चाहिए। यहाँ पे 14-15 लोग क्लास में ज्वाइंट है। नाउ आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। Which rainforest is also called as lungs of the world? Option A Indian rainforest, option B Brazil rainforest, option C Sahara rainforest, option D all of above। ये सभी लोग चैट बॉक्स में आप आंसर करिए, ABCD 1 2 3 आंसर्स इन द चैट बॉक्स। बाकी लोग भी आप आंसर करिए। ओके, जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगी लंग्स ऑफ वर्ल्ड। क्या लंग्स ऑफ वर्ल्ड, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ब्राजील, यहाँ पर आप बुक पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे ब्राजील को हम लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं।
ये चीज आपको यहाँ पे लिखा गया, ओके। Because the evergreen forest in Brazil, there is a large amount of oxygen that is released in the environment. This helps to reduce carbon dioxide level. Okay. Therefore, these rainforests are called as lungs of world. Okay. क्योंकि ये फॉरेस्ट काफी घनी है, इसीलिए इसे हम लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, in regions which receives more than यहाँ पे fill in the blanks of rainfall on an average along with abundant sunlight, evergreen forest are found. evergreen forest जिस रीजन में पाई जाती है वहां पे लगभग कितनी बारिश होती है, ये मैंने आपको अभी डिस्कशन के वक्त बताया था कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में कितनी बारिश होती है। अगर डेसिडियस रेन फॉरेस्ट के लिए वहां पे कितनी बारिश होती है, तो यहाँ पे चैट बॉक्स में आंसर्स आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, ओके, 2000 mm, वेरी गुड, बी, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट में इसके 2000 mm बारिश चाहिए। 2000 mm बारिश क्या होती है, जैसे बारिश होती है, ओके, जैसे बारिश होती है तो उसे मेजर करने के लिए वेसल्स रखा जाता है, उस पर मार्क की हुई रहती है, तो जितनी वाटर वहां पे फिल होती है उतनी बारिश वहां पे होती है। ओके, ये आप बारिश को में क्यों और कैसे नापा जाता है, आप इसे अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आप देख लीजिएगा। Now fourth question is which of the following is not belongs to evergreen forest? इनमें से कौन कौन से evergreen forest से belong नहीं करते हैं, यहाँ पे not mentioned है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज mahogany, सेकंड इज rosewood, थर्ड इज mango एंड ऑप्शन डी इज rubber। मैंगो ऑप्शन सी यहाँ पे एक चैट बॉक्स में आया आंसर, बाकी लोग भी आप आंसर करिए। मैंने अभी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में क्या बताया था, एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो पौधे पाए जाते हैं उसकी पत्ते पतझड़ के मौसम में नहीं गिरते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप मैंगो ट्री सभी लोग आप देखते होंगे, और मैंगो ट्री क्या होती है, बसंत के बाद, स्प्रिंग सीजन के बाद यहाँ पे क्या होती है, इसके पत्ते गिरते हैं और इसमें नए पत्ते आते हैं। ओके, सो ऑप्शन से इज करेक्ट। यहाँ पे mahogany, rosewood एंड रबर, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये हमने अभी पढ़ा भी था। नाउ आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दो आंसर सिर्फ चैट बॉक्स में आए थे, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, जिस क्षेत्र में इन रीजन्स रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 1000 mm to 2000 mm इन इंडिया व्हिच फॉरेस्ट आर फाउंड। इंडिया के जिस रीजन में 1000 mm से 2000 mm की बारिश होती है वहां पे किस तरीके की फॉरेस्ट पाई जाती है। द फर्स्ट ऑप्शन इज डेसिडियस, सेकंड इज एवरग्रीन, थर्ड इज थॉर्नी एंड फोर्थ वन इज कोस्टल। यस, वेरी गुड, डेसिडियस। यहाँ पे मैं आपको इन रीजन्स रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 1000 mm to 2000 mm in India, deciduous rainforests are found. Okay, so the correct option is option B. Question number 6, which of the following is example of deciduous forest? इसमें से कौन कौन से deciduous forest के एग्जाम्पल हैं, इनमें से कौन कौन से deciduous forest के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन ए teak, ऑप्शन बी बैम्बू, ऑप्शन सी बैनियन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। यस, डेसिडी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। यहाँ पे चैट बॉक्स में सिर्फ दो ही आंसर्स आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास और भी लोग हैं, आप सभी लोग कोशिश करिए चैट बॉक्स में आप आंसर देने के लिए। ओके, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट, ये टीक, बैम्बू एंड बैनियन आर एग्जांपल ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट। में यहाँ पे आपको बताया था टीक, बैम्बू एंड बैनियन, टीक, बैम्बू
एंड banyan आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्कस किया कि teak, bamboo and banyan are the example of deciduous forest. Question number 7. Region that receives less than 500 mm of rainfall and experience dry summer for a long in India dash vegetation is found. जहाँ पे 500 mm से कम रेनफॉल होती है वहाँ पे किस तरीके की वेजिटेशन फाइंड की जाती है? Yes, a thorny forest is also correct. Service type is also correct. So the correct option is both B and C. Option D is correct. Okay. यहाँ पे आप बुक में पढ़ोगे कि रीजन डैट रिसीव्स यहाँ पे आपके बुक में मेंशन्ड किए गए हैं. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is example of thorny and serge types forest? यहाँ पे कौन कौन से thorny and serge types of forest की एग्जाम्पल हैं? All of above. Yes, all of above is the correct answer. यहाँ पे जैसे यहाँ पे बेसिकली ये चैप्टर हमारी क्या, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. यहाँ पे इंडिया और ब्राजील की नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में जिक्र किया गया है और यहाँ पे दोनों की नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में कंपैरिजन भी किया गया है. तो बेसिकली जितने भी तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो उन फॉरेस्ट में कौन कौन सी एनिमल्स पाई जाती है उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रहने चाहिए. कौन कौन तरह की फॉरेस्ट पाई जाती है और उन फॉरेस्ट में कौन कौन से मुख्य रूप से पौधे पाए जाते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रहनी चाहिए. ओके. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ अबव. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in swampy areas, estuaries and lagoons near coastal area having saline soils and moist climate, dash type of vegetation is found. मीन्स बेसिकली कोस्टल एरियाज में जहाँ पे बेसिकली मार्सी लैंड होती है वहाँ पे किस तरीके की वेजिटेशन फाइंड की जाती है. यस, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर्स भी दी गई है, दैट इज कोस्टल लैंडफॉर्म. वेरी गुड. यस, बहुत बढ़िया, कोस्टल. क्वेश्चन नंबर 10. एलिफेंट आर फाउंड इन, एलिफेंट कहाँ पे पाई जाती है? हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट. सेकेंड इज स्वैम्पी एंड मार्सी लैंड. थर्ड इज एरिड लैंड एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ अबव. यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट. एलिफेंट आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट. ओके. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एलिफेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एलिफेंट आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट. ओके. नाउ सो द करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज वन हॉर्न्ड राइनोसोरस आर फाउंड इन डैश ऑफ असम. ऑप्शन बी स्वैम्पी एंड मार्सी लैंड. ओके. आप ऐसे भी इस तरीके के क्वेश्चंस को आप गेस करके भी आंसर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे राइनोसोरस दी गई है और राइनोसोरस मार्सी लैंड में रहती है जहाँ पे दलदल रहता है. सो यू कैन मार्क ऑप्शन बी, दैट इज स्वैम्पी एंड मार्सी लैंड. ओके. क्वेश्चन नंबर 12. वाइल्ड एस एंड कैमल्स आर फाउंड इन. Wild ass and camels are found in. Yes, B, C, C. ओके, ऑप्शन सी. यहाँ पे कैमल्स दी गई है तो कैमल्स कहाँ पे पाई जाती है? डेजर्ट रीजन में. डेजर्ट रीजन में एरिड, यहाँ पे एरिड लैंड. यहाँ पे आपने देखा था कि कैमल्स आर फाउंड इन एरिड लैंड. एरिड लैंड का मतलब जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, मॉइस्चर बहुत कम रहती है. ओके, दैट इज एरिड लैंड. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13. डैश इज ओनली द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड. ये तो सभी लोग आप आंसर करिए, ये मैं आपको बताया भी था.
आप यस, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यस। सो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे टाइगर और लायन दोनों पाई जाती है। इंडिया इज ओनली द कंट्री वेल बोथ टाइगर एंड लायंस आर फाउंड। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेरी गुड। हाँ, अगर आपको जैसे ऑप्शन बी इंडिया इतने लिखते हो, अगर आपको लिखने में कठिनाई हो रही है तो आप सिर्फ बी ए बी सी डी ही लिख सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग मैक्सिमम लोग आप मोबाइल फोन से ही क्लास ज्वाइन करते हो, तो थोड़ी सी कठिनाई आपको होती होगी चैट बॉक्स में आंसर करने के लिए, बट समहाउ आप प्लीज मैनेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। जैसे बहुत सारे प्राणी विलुप्त हो रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे 4 रीजंस दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज पोचिंग। पोचिंग का मतलब जैसे हाथी के दांत तोड़ करके हम अवैध व्यापार करते हैं, शेर या हिरन को मार करके हम अवैध व्यापार करते हैं। डिफोरेस्टेशन, वृक्ष की कटाई, एंड थर्ड वन इज पॉल्यूशन, प्रदूषण, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव। सो व्हिच वन इज करेक्ट? Option D, D all of above, D all of above, all of above. Yes, there are 4 answers in the chat box. Okay. तो यहाँ पे इसमें तो आप सभी लोगों को तो आंसर करनी चाहिए। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ऑल 3, ये तीनों जो है ये वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन के लिए, ये तीनों रीजन क्या है, दिस रीजन, ये तीनों रीजन वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन के लिए जिम्मेदार है। ओके, सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस। इसके लिए आप चैप्टर्स पढ़ो या ना पढ़ो, ऐसे भी आप इस क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते थे। Now the next question is, and the last question is, forest types of Brazil is, first one is thorny bush type vegetation, means कांटेदार। सेकेंड वन इज एवरग्रीन, मीन्स सालों भर उसमें ग्रीन ग्रीन रहते हैं, पत्ते नहीं झड़ते हैं। थर्ड इज द हिमालयन फॉरेस्ट, एंड फोर्थ वन इज डेसिडियस फॉरेस्ट, मीन्स जहाँ पे 1000 से 2000 mm बारिश रिलीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, जहाँ पे 2000 से ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 2000, वहां पे क्या होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाई जाती है। थॉर्नियन बुश टाइप कहाँ पे पाई जाती है, 500 से कम वाले रीजन पे, जहाँ पे 500 mm से कम बारिश होती है, वहां पे थॉर्नी एंड बुश टाइप वेजिटेशन पाई जाती है। So option B, option D, and option B. So the correct option is, correct answer is option B, that is evergreen forest. जैसे आपको इस तरीके की क्वेश्चंस आ गए, तो जैसे सबसे पहले तो आप सबसे पहले सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे हम ब्राजील की बात कर रहे हैं और हिमालय कहाँ पे, हिमालय हमारे इंडिया में है, तो ऑप्शन सी तो किसी भी तरीके से नहीं होगा। और हमने देखा कि ब्राजील में काफी बारिश होती है, तो ये भी नहीं पाई जाएगी। ओके, एंड फिर हम देखेंगे एवरग्रीन और डेसिडियस। ओके, तो ब्राजील में आपने क्या देखा कि बहुत बारिश होती है, ओके, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, ओके, और यहाँ पे बहुत ही डाइवर्सिटी है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये मैंने आपको बताया भी था जब हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा ब्राजील की फॉरेस्ट क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यस, सो एवरग्रीन फॉरेस्ट इज द राइट आंसर। सो नाउ आई एम गोइंग टू द चैप्टर नंबर 8, दैट इज इकोनॉमी। मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 में जा रहा हूँ। यहाँ पे आपके बुक के एंड में पेड़ पौधे के चित्र दिए गए हैं। बुक के स्टार्टिंग में भी चित्र दिए गए थे, फिगर दिए गए थे पाइथन का, और भी कुछ कुछ पेड़ पौधे का। कोशिश करिएगा कि आप सारे फिगर को आप पहचान सको। ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़नी है। नाउ आई एम गोइंग टू द चैप्टर नंबर 8, दैट इज इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेंट। तो यहाँ पे देश की अर्थव्यवस्था एंड ऑक्यूपेशंस, क्या लोगों के क्या व्यवसाय हैं। ओके, जैसे भारत को कहा जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, मीन्स बहुत सारे लोग यहाँ पे कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। यस,
सो इस चैप्टर को हम काफी ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देन वी विल सॉल्व 15 क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। ओके, सो बेसिकली तीन तरीके की सर्विस सेक्टर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी में रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्ट करना, जैसे एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे आप गन्ने की खेती करते हैं, मक्के की खेती करते हैं, तो वहां पे जो हमें क्रॉप हार्वेस्ट में मिली वो क्या हुई, रॉ मटेरियल हुई। ओके, सेकेंड इज सेकेंडरी, सेकेंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सेकेंडरी में क्या होती है कि हम वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कार की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, बाइक की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, या और भी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या हुई, सेकेंडरी में आई। एंड थर्ड वन इज टर्शियरी। टर्शियरी सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब जैसे आपने होटल खोला तो होटल का काम क्या है, सर्विस देना। ओके, जैसे स्कूल है तो स्कूल क्या करती है, सर्विस देती है स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए। ओके, सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर्स में भी यहाँ पे इंडिया और ब्राजील के बारे में, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि इंडिया हैज अ हायर नेशनल इनकम देन ब्राजील। ओके, इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो ब्राजील से ज्यादा है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू द ब्राजील। और ब्राजील माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है, एंड इट हैज अ स्ट्रॉन्ग रैपिडली ग्रोइंग सर्विस सेक्टर। जैसे इंडिया में आप सुने होंगे कि आईटी सेक्टर काफी ग्रो करती है। ओके, मीन्स यहाँ पे जैसे आईटी सेक्टर का मतलब जैसे वेबसाइट्स बनाना, ऐप बनाने, और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम आप नहीं जानते हैं। ओके, तो सर्विस सेक्टर में जो भी आईटी सेक्टर है, तो इंडिया के लोग दूसरी कंट्रीज को क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। ओके, सो यहाँ पे इंडिया और ब्राजील की इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ओके, बोथ इंडियन एंड ब्राजील इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हो कि वहाँ पे तीनों प्रकार की एक्टिविटी होती है, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटीज में मैंने आपको बताया था कि रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शियरी में सर्विस। तो यहाँ पे हम ब्राजील का यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में दिया गया है। ब्राजील में क्या क्या पाई जाती है, राइस एंड मेज, गेहूं और मक्का सबसे मेन सेरल क्रॉप्स है। ओके, और ब्राजील में कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉफी, कोका, रबर एंड सोयाबीन। कॉमर्शियल मीन्स व्यापारिक फसलें, जैसे शुगर केन हो गई हमारे तरफ या आपके तरफ, ये क्या हुई, व्यापारिक फसलें मीन्स जिस फसल को हम बेचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स। तो कॉफी, कोकोआ, रबर एंड सोयाबीन आर द कॉमर्शियल क्रॉप्स ऑफ द ब्राजील। एंड ब्राजील क्या है, कॉफी और सोयाबीन की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्ट का मतलब दूसरी कंट्रीज को बेचना, आयात और निर्यात इसे हिंदी में कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे माइनिंग के बारे में दी गई है। तो बेसिकली यहाँ पे आयरन ओर, मैग्नीज, निकेल, कॉपर, बॉक्साइट, टंगस्टन, डायमंड, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रचुर काफी मात्रा में पाई जाती है। लेकिन चूंकि वहाँ पे काफी घने जंगल हैं, बहुत ज्यादा बारिश होती है, सो इनएसेसिबिलिटी, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ पोटेंशियल रिजर्वर ऑफ रिसोर्स एंड डेंस फॉरेस्ट। चूंकि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि ब्राजील में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाई जाती है और ये इक्वेटर के पास है, तो वहाँ पे काफी बारिश होती है। बारिश होने के वजह से यहाँ पे बहुत ही घने जंगल हैं, तो चूंकि वहाँ पे मिनरल्स बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, बट वो लोग मीन्स माइनिंग बहुत ज्यादा कर नहीं पाते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पे जैसे डेंस फॉरेस्ट है, तो ये दिस इज द बैरियर, माइनिंग के लिए ये क्या है, बैरियर है। तो आप ये यहाँ पे ये चीजों को याद रखोगे। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, ये खेती हो रही है, दिस इज आई थिंक दिस इज ककोआ।
दिस इज स्लैश एंड बर्न। जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोला जाता है। ब्राजील की जो समुद्री तट है ये 7400 किलोमीटर है, और यहाँ पे ब्राजील में फिशिंग के लिए एक बहुत ही ज्यादा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। ओके, सो यहाँ पे एक चीज दी गई है कि द मीटिंग ऑफ द ब्राजील की वार्म करंट एंड द कोल्ड फल्कलैंड करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट ब्राजील मेक्स इज गुड फिशिंग ग्राउंड। जब आप आगे ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहाँ पे ओशियनिक करंट के बारे में आप पढ़ोगे, तो जो हमारी पोल्स है दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहाँ पे कोल्ड करंट होती है और इक्वेटर के पास वार्म करंट होती है। सो जब व्हेन वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मीट, जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मीट करती है, वहाँ पे क्या होती है, फिश के लिए वो बहुत ही अच्छी जगह होती है, क्योंकि वहाँ पे प्लैंकटन ग्रो करते हैं। ओके, और वो फिश की ब्रीडिंग के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। सो ब्राजील की ऐसी यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशन है जहाँ पे कोल्ड करंट एंड वार्म करंट, ब्राजील की वार्म करंट एंड फल्कलैंड की कोल्ड करंट मीट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिशिंग की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। ओके, यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको नाम भी दिए गए हैं कुछ फिश जो कि यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब यहाँ पे इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो 60% जो लैंड है इंडिया की, ये यहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है। ओके, सो आप जानते हैं कि आप पढ़े होंगे बहुत सारे आर्टिकल्स में बचपन में कि भारत क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जैसे यहाँ पे 60% ऑफ लैंड पे क्या होती है, एग्रीकल्चर होती है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली राइस, व्हीट, मेज, सोरगम एंड मिलेट, ये सारी चीजें पाई जाती है। इसके अलावा टी, कॉफी, रबर, कैश क्रॉप दैट इज कमर्शियल क्रॉप यू कैन से, शुगर कैन, कॉटन, जूट, ये सारी चीजें हमारे यहाँ ग्रो की जाती है। ओके, यहाँ आपने जस्ट पढ़ा कि ब्राजील में कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है। अभी आपने फिर इंडिया के बारे में पढ़ा, हम इंडिया की फिशिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इंडिया की जो कोस्टल एरिया है वो अराउंड 7500 किलोमीटर की है। ओके, इंडिया की जो कोस्टल लैंड फॉर्म है वो 7500 किलोमीटर की है अराउंड। ओके, तो बेसिकली 40% ऑफ टोटल ऑफ जितने भी फिश होती है उसकी 40% किससे आती है, मैरीन फिशिंग से आती है इंडिया में। ओके, इसके अलावा फ्रेश वाटर फिशिंग भी होती है, जैसे हमारे तरफ मीन्स बिहार में यहाँ पे पॉन्ड पाई जाती है। मीन्स पॉन्ड में लोग क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, तो वो फ्रेश वाटर फिशिंग होती है। जो फिश सीज से लाती है वो क्या हुई, मैरीन फिशिंग हुई। ओके, सो अबाउट 60% ऑफ द कंट्रीज टोटल फिश प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम इनलैंड फिशरीज। मीन्स 60% जो इंडिया की फिशिंग होती है वो इनलैंड फिशरीज से होती है, मीन्स जैसे पॉन्ड में, रिवर में। ओके, या लोग अपने मत्स्य पालन करते हैं। एंड 40% कहाँ से आती है, 40% मैरीन से, समुद्र से। अब भारत में माइनिंग के बारे में पढ़ते हैं। छोटा नागपुर, पठार, ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाई जाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ईस्टर्न महाराष्ट्र, ओके, इन सब जगहों पे भी यहाँ पे क्या पाई जाती है, कोल पाई जाती है। मिनरल्स ऑयल कहाँ पे पाई जाती है, डिगबोई इन असम, मुंबई हाईवे, ओके, गुजरात में। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये माइनिंग्स इन इंडिया के बारे में दिया गया। आपको ये सारी चीजें कुछ चीजें याद रहनी चाहिए, जैसे मिनरल्स ऑयल कहाँ पे पाई जाती है, कोल कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, जैसे यहाँ पे स्टोन कहाँ से लाई जाती है। तो बेसिकली राजस्थान या इन सब प्रदेशों में ये सारी चीजें पाई जाती है। अब यहाँ पे हमने माइनिंग्स पढ़ लिया इंडिया और ब्राजील का, फिशिंग पढ़ लिया इंडिया और ब्राजील का, एग्रीकल्चर भी हमने पढ़ लिया इंडिया और ब्राजील का। अब हम इंडस्ट्री इन ब्राजील पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे
Food processing like sugar industries, cotton, textile, silk and woolen industries have developed well. Okay. तो यहाँ पे ये सारी इंडस्ट्री मीन्स जैसे जिस चीज की एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होती है उस पे बेस्ड वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाए जाते हैं, या भी जिस कंट्रीज में जिस तरीके की मिनरल्स पाई जाती है वहाँ पे उस तरीके की वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई जाती है। यहाँ पे कुछ लोगोस दिए गए हैं जो कि वेरियस इंडस्ट्रीज के हैं, ओएनजीसी। अब यहाँ पे इंडिया की इंडस्ट्रीज के बारे में आप देखोगे तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। इन सब राज्यों में सबसे ज्यादा मेटेलिक मिनरल्स पाई जाती है। ओके। इसके अलावा स्टील कहाँ पे आती है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला। यहाँ पे मीन्स बेसिकली स्टील पाई जाती है, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको तथ्य दिए गए हैं। आपको ये सारी चीजें याद मीन्स एक आइडिया रहनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीजें पाई जाती है। चूंकि अब यहाँ पे we have restriction of time, so I can't discuss all the things. राजस्थान में कॉपर, जिंक, लेड ये पाई जाती है। कर्नाटका में स्टील का, मैग्नीज, एल्यूमिनियम है। तमिलनाडु में एल्यूमिनियम मेटल इंडस्ट्रीज। अच्छा होगा कि आप इसका एक टेबल बना लो, टेबल बना के इन सारी चीजों को, जैसे राजस्थान में कॉपर, लेड, जिंक, कर्नाटका में स्टील, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें आप याद कर सकते हो। इसके अलावा कॉटन, जूट एंड शुगर आर हैवीली कंसंट्रेटेड इन द रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरिया। कॉटन, जूट और शुगर कैन की खेती होती है, तो शुगर की प्रोडक्शन होती है। सो दिस आर एग्रो बेस्ड बिजनेस। सो इसी तरह यहाँ पे इंडिया की जो इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पे काफी डिटेल्स में दी गई है। आप यहाँ पे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िएगा, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की इंडस्ट्रीज कंसंट्रेटेड है। ओके। अब यहाँ पे ब्राजील की ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं, ब्राजील कौन कौन चीज एक्सपोर्ट करती है, मीन्स दूसरे देश को भेजती है, ये सारी चीजें। आयरन ओर, कॉफी, कोकोआ, कॉटन, शुगर, टोबैको, ऑरेंज एंड बनानास। वाइल इट इंपोर्ट्स मशीनरी, केमिकल, ये सारी चीजें क्या कर रही है? एक्सपोर्ट कर रही है। मीन्स ब्राजील दूसरे कंट्रीज को भेज रही है, बट मशीनरीज, केमिकल प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, वेट, हैवी व्हीकल, मिनरल ऑयल एंड लुब्रिकेंट, ये सारी चीजें ब्राजील दूसरे देश से मंगवाती है अपने नीड को कंप्लीट करने के लिए। ओके। ब्राजील की मेजर ट्रेडिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है? जिससे आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हो, आयात एंड निर्यात करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग पार्टनर। तो जर्मनी, यूएसए, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना एंड सऊदी अरेबिया and India are the major trading partners of the Brazil। और 25% of the GDP जो ब्राजील की है वो ट्रेड से आती है। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जीडीपी गूगल पे सर्च करके पढ़िएगा। आप जीडीपी अक्सर न्यूज में भी आपको जीडीपी के बारे में आप पढ़ते होंगे। इसी तरह ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडिया, तो इंडियन कंपनी सेटअप इंडस्ट्रियल सेंट्रल ऑल ओवर ब्राजील एंड इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ कैपिटल। मींस इंडियन कंपनीज भी ब्राजील रीच कर रही है और वहां पे भी अपनी इंडस्ट्रीज लगाई है, अपनी कंपनीज लगाई है। ओके। सो बेसिकली इंडिया की कंपनी आईटी, फार्मास्यूटिकल, एनर्जी, एग्री बिजनेस, माइनिंग, इंजीनियरिंग, ऑटो सेक्टर, मेनली आईटी और फार्मा में इंडिया की जो कंपनी है वो दूसरे कंट्रीज में कंपटीशन में रहती है। ओके। तो यहाँ पे ये सब जैसे ये दिस इज लाइन चार्ट, ये सब सारी चीजों को आप थोड़ा सा आराम से आप ये लाइन चार्ट को आप देखोगे तो यहाँ से आपको कुछ कुछ चीजें कंक्लूजन निकलेगी। ओके। सो नाउ वी हैव डन विद द चैप्टर नंबर 8। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ, आपको चैट बॉक्स में फटाफट आंसर करना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। एंड सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज इंडियाज पर कैपिटा इनकम इज लेस देन ब्राजील ड्यू टू। भारत की प्रति व्यक्ति आय ब्राजील से कम है, ऐसा क्यों है? ऑप्शन इज लो नेशनल इनकम, ऑप्शन बी इज बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है, ऑप्शन सी इज बिग फैमिली साइड, एंड ऑप्शन डी लो फूड ग्रेन प्रोडक्शन। यस, very good, there is one answer in the chat box, so the correct option is option
बी, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है इसीलिए पर कैपिटा इनकम यहाँ पे कम है। बट नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो ब्राजील की इंडिया की नेशनल इनकम ब्राजील से ज्यादा है। यहाँ पे बिग फैमिली साइज है, ओके, तो बिग फैमिली साइज छोटे भी कंट्रीज में हो सकते हैं। सो द ओवरऑल करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द डैश एक्टिविटीज देयर। ब्राजील की इकोनॉमी कौन सी एक्टिविटीज पे डिपेंड है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। यस, वेरी गुड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज टर्शियरी। टर्शियरी का मतलब आप क्या समझोगे? टर्शियरी का मतलब सर्विस सेक्टर, ओके, टर्शियरी का मतलब सर्विस सेक्टर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड ब्राजील आर ऑफ डैश टाइप। भारत और ब्राजील की इकोनॉमी अनडेवलप्ड है, डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या हाईली डेवलप्ड? यस, वेरी गुड, दोनों कंट्रीज क्या है? बोथ कंट्रीज आर डेवलपिंग, बोथ कंट्रीज आर डेवलपिंग, दोनों विकासशील कंट्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया हैज अ डैश national income as compared to Brazil. The per capita income of India is dash than Brazil. भारत की नेशनल इनकम ब्राजील से कम है या ज्यादा है, और भारत की पर कैपिटा इनकम ब्राजील से कम है या ज्यादा है, ये आपको बताना है। यस, ऑप्शन ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हमने अभी डिस्कस भी किए थे। भारत की जो नेशनल इनकम है, भारत की जो नेशनल इनकम है ये ब्राजील से, इंडिया की जो नेशनल इनकम है ये ब्राजील से ज्यादा है क्योंकि यहाँ के पॉपुलेशन ज्यादा है, ओके। बट पर कैपिटा इनकम पे जब हम आते हैं, पर कैपिटा इनकम पे जब हम आते हैं तो इंडिया की यहाँ पे, इंडिया की पर कैपिटा इनकम कम है और नेशनल इनकम इंडिया की ज्यादा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ ब्राजील। ब्राजील की कॉमर्शियल क्रॉप कौन कौन सी है? ये मैंने अभी आपको जस्ट डिस्कशन के दौरान बताया था। ऑप्शन ए इज कॉफी, ऑप्शन बी इज कोकोआ, ऑप्शन सी इज रबर, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ अबव। yes, all of above, coffee, all of above, coffee. yes, ब्राजील में बेसिकली कॉफी, ककोआ एंड रबर, ये तीनों क्या है? दीज ऑल थ्री आर द कॉमर्शियल। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हमने डिस्कस भी किए थे। फिशिंग हो गया ये हमारा, हाँ, यहाँ पे आप इस पंक्ति में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन डेट कॉफी, ककोआ एंड रबर, सोयाबीन एंड शुगर ऑन लार्ज स्केल, ओके। So the correct option is option D is the correct. Option D यहाँ पे क्या है? Correct. All of above. Okay. So all of above यहाँ पे क्या correct है? ये आप अपना जिनका गलत हुआ वो आप correct कर लीजिए। Now the next question is, Dash is the largest exporter of coffee and soybean in the world. कॉफी और सोयाबीन का एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर का मतलब आयात, एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज को भेजना। So India, Brazil, USA, and none of these. So 2 options in the chat box. Option B, Brazil, very good. Brazil, see Brazil, Brazil, very good. हाँ, ब्राजील क्या है? सोयाबीन और कॉफी की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है पूरे विश्व में। ये हमने अभी आपको बताया था। Now I am going to the next question. Question number 7. Dash are factors which have led to limitations in mining in the interior part of the Brazil. Option A, inaccessibility. Option B, lack of knowledge of potential reserve of resources. Option C, dense forest. Option D, all of above. कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो ब्राजील में माइनिंग को लिमिट कर दिया? मीन्स हमने अभी पढ़ा कि ब्राजील में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हम उन मिनरल्स को नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं।
तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वहां पे डेंस फॉरेस्ट है, ओके, जिसकी वजह से वहां पे कहाँ कहाँ पे मिनरल्स पाई जाती है इसकी हमें नॉलेज नहीं है। और तीसरी इनएसेसिबिलिटी है, मीन्स इतने उनके पास रिसोर्स नहीं है कि या जानकारी नहीं है कि वो उन सारे वहां पे माइनिंग्स कर सके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ अबव। आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन एंड दिस वन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे जिनका जिनका गलत हुआ वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। Inaccessibility, lack of knowledge of potential reserve of resources, dense forest, etc. are factors which have led to limitations in mining in the interior parts of the country. Okay. So the option D is correct. Okay. यहाँ पे आप इसे देख सकते हो। Now next question is the meeting of the dash Brazil current and the dash Falkland current of the coast of the southeast Brazil makes it good fishing ground. मैंने आपको बताया था ब्राजील की करंट और फल्कलैंड आइलैंड की करंट क्या होती है, मिलती है, और जहां पे समुद्र की ओशियंस की वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मिलती है वहां पे फिशिंग के लिए वो बहुत ही अच्छी होती है। ओके, सो ब्राजील की क्या है, ब्राजील की वार्म करंट है और फल्कलैंड की कोल्ड करंट है। ओके, ब्राजील की वार्म करंट एंड फल्कलैंड की कोल्ड करंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरी गुड, वार्म एंड कोल्ड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती है? राइस, व्हीट, मेज एंड ऑल ऑफ अबव। जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स में ए बी सी डी आप आंसर करिए। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ अबव, ये हमने अभी जस्ट पढ़ा था। नाउ आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। फिशरीज हेल्प्स इन, फिशरीज हमें हेल्प करती है किसी भी कंट्रीज में। जैसे हमने देखा कि इंडिया की कोस्ट की लेंथ क्या है, अराउंड 7500 किलोमीटर है और ब्राजील की 7400 किलोमीटर है। तो यहाँ पे फिशिंग की बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो अगर किसी भी कंट्रीज में बहुत ज्यादा फिशिंग होती है तो उस कंट्रीज को किस तरीके से मदद कर सकती है? फर्स्ट इज जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, मीन्स यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा। सेकेंड इज फॉरेन एक्सचेंज, जैसे हम फिशिंग करेंगे और चाइना को हम बेसिकली सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं तो इससे चाइना की जो करेंसी है वो हमारे इंडिया में आती है। सो दिस इज अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। थर्ड इज रेजिंग न्यूट्रिशनल लेवल, फिश, ये सब चीजें खाने से न्यूट्रिशन लेवल में बढ़ोतरी होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे चैट बॉक्स में भी सभी लोगों का आंसर ऑप्शन डी आया, दैट इज करेक्ट, वेरी गुड, डी डी डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। इंडिया हैज अबाउट डैश किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन, भारत में कितने किलोमीटर की कोस्ट लाइन पाई जाती है, मीन्स कितनी किलोमीटर की कोस्ट लाइन है? 7500, यस 7500 इज द राइट आंसर। मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले ही इसके बारे में जिक्र किया था पिछले क्वेश्चंस में कि भारत की कोस्ट लाइन की जो लेंथ है दैट इज 7500 किलोमीटर। Question number 12. About 60% of the country's total fish production comes from inland fisheries. इंडिया के केस में दिस इज केस ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पे इन केस ऑफ इंडिया तो बोला, यहाँ पे सेंटेंस ये है कि 60% जो फिश होती है वो इनलैंड फिशरीज से आती है। मीन्स जैसे हम पॉन्ड से करते हैं, रिवर से करते हैं या खुद ही फिश फार्मिंग करते हैं। ओके, सो दिस इज करेक्ट। हमने क्या पढ़ा था, 60% कहां से आती है? 60% इनलैंड फिशरीज से आती है एंड रेस्ट 40% कहां से आती थी? रेस्ट 40% मैरीन से आती है, समुद्र से। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस सेंटेंस इज ट्रू, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेट्स हैव रिजर्व्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स इन इंडिया। कौन सी स्टेट्स में मेटालिक मिनरल्स की रिजर्व्स पाई जाती है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, option D all of above. Put your answer in the chat box A, B, C and D.
यस, ऑप्शन डी। यस, तो अभी आप आपने देखा कि ये तीनों स्टेट्स में मेटेलिक मिनरल्स पाई जाती है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। वेरी गुड। यस, मैं थोड़ा सा स्पीड में बढ़ रहा हूँ क्योंकि जब मैं देख लेता हूँ 3-4 लोग आंसर कर देते हैं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड हो जाता हूँ। अगर जैसे किन्हीं लोगों को कुछ क्वेश्चंस नहीं याद होंगे, then you can take the screenshot of that question, or also you can watch this video later on the YouTube. Okay. Question number 14, state that don't produce the bulk of salt in the country. गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु एंड झारखंड। ऑप्शन डी। यस, दिस क्वेश्चन इज कॉमन बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु, तो यहाँ पे क्या होगा? झारखंड। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15, yes, D, Jharkhand is the right answer. Very good. The Brazilian companies have invested in automobiles, IT, mining, energy, biofuels, footwear sectors in India. This is true, false, can't say, and none of these. ब्राजील की कंपनी ऑटोमोबाइल्स, आईटी, माइनिंग, एनर्जी, बायोफ्यूल, फुटवेयर सेक्टर इंडिया में ये क्या करिए? निवेश करिए। हमने अभी देखा था कि इंडिया की कंपनी आईटी, फार्मास्यूटिकल, ये सारी चीजें में क्या करी थी? दूसरे कंट्रीज में जाकर के निवेश करी थी। तो यहाँ पे हम अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये सब चैट बॉक्स में आप आंसर करिए। इज इट ट्रू, फॉल्स और हाँ। The Brazilian companies have invested in automobiles, IT, mining, energy, biofuels, footwear sectors in India. ब्राजील की कंपनी इंडिया में इन सारे सेक्टर्स में क्या करिए? इन्वेस्ट करिए, जबकि इंडिया ब्राजील में जाकर के ये सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करिए। ओके, सो दिस ऑप्शन इज ट्रू, दिस ऑप्शन इज ट्रू, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जिन लोगों का ऑप्शन ए आंसर में आया उनका करेक्ट है, जिनका नहीं आया कोई दिक्कत की बात नहीं। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 इकोनॉमी खत्म होता है। नाउ आई एम गोइंग टू द चैप्टर नंबर 9 टूरिज्म। चैप्टर नंबर 9 टूरिज्म में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। ओके, तो सिंस इट इज 10 PM हम आधे घंटे और डिस्कस कर सकते हैं, या उससे पहले भी हमारा टॉपिक्स का डिस्कशन एंड हो जाएगा। ओके, probably in next 15 to 20 minutes we will end the discussion. So chapter number 9, tourism, transport and communication. Okay. तो यहाँ पे भी ब्राजील और इंडिया के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। ओके, ब्राजील और इंडिया के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पे आप जैसे ये बार ग्राफ आप यहाँ पे देखते हो, तो blue is percentage of population engaged in tourism and red is contribution of tourism in GDP. Okay. यहाँ पे लाइन चार्ट दिया गया, तो ये बार ग्राफ, लाइन चार्ट जो भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है उसे आप अच्छे से देखिए। मैं यहाँ पे काफी संक्षिप्त में मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ इस चैप्टर्स के बारे में। यस, तो सबसे पहले ब्राजील इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे क्लीन व्हाइट एंड सैंड बीचेज, अट्रैक्टिव सी कोस्ट, ओके, मींस बहुत सी डाइवर्सिटी पाई जाती है। दैट्स व्हाई ब्राजील अट्रैक्ट्स लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट। न्यू कैपिटल सिटी, इसके अलावा कौन कौन सी सिटी? रियो डी जेनेरियो, आप नाम जरूर सुने होंगे। ओके, सो दीज आर सम सिटीज दैट अट्रैक्ट्स लॉट्स ऑफ टूरिज्म. So tourism is an important economic activities in several regions in the country. In case of Brazil,
हमारा टॉपिक क्या है? टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। दिस इज आवर टॉपिक। सो यहाँ पे एक चीज देखिए कि 2015 में ब्राजील में जितनी टूरिस्ट गई थी उससे ज्यादा इंडिया में टूरिस्ट विजिट करी थी। ओके, लेकिन द शेयर ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन द जीडीपी इज लेस देन दैट ऑफ ब्राजील। लेकिन जो टूरिज्म सेक्टर की जीडीपी की शेयर है वो ब्राजील से कम है। ओके, दिस इज समथिंग लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस। मीन्स यहाँ पे 2015 में जितनी इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया में आई थी और ब्राजील में आई, इंडिया में इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्राजील से ज्यादा आई थी, लेकिन टूरिज्म सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम था एज कंपेयर टू ब्राजील। So basically this depends on upon the size of the population of those country and the size of the GDP। आप जीडीपी के बारे में थोड़ा सा आप देखिएगा। आप ये भी आपको पता होगा कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन ब्राजील, सो इट इज इट्स जीडीपी। तो ये तरीके के क्वेश्चंस आपको सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछे जा सकते हैं कि इज इट ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स के। ओके, तो आप ये चीज आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे इंडिया में भी इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारी हेरिटेज हैं, ओके, जो पुरानी किला है, महल है, ओके, तो यहाँ पे बेसिकली वो सब सारी चीजों को देखने आते हैं। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, प्लेन, माउंटेन्स, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा वी हैव रिच कल्चर, बहुत सारे कल्चर्स हैं। ओके, इसके अलावा हेल्थ के लिए हेल्थ टूरिज्म भी आप जानते होंगे कि लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं हेल्थ के लिए, इलाज करवाने के लिए। एंड बिजनेस टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये गेटवे ऑफ इंडिया आप लोग जरूर मेरे ख्याल से देखे होंगे। ओके, यहाँ पे ब्राजील के ट्रांसपोर्ट के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, तो इंडिया में जैसे क्या है, इंडिया में रेलवे का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, बट इन केस ऑफ ब्राजील रेलवे हैव नॉट डेवलप्ड वेरी वेल। इसके पीछे क्या रीजंस हो सकती है? आपने देखा कि ब्राजील में बहुत ज्यादा बारिश होती है, बारिश की वजह से वहां पे डेंस फॉरेस्ट पाई जाती है, जिसकी वजह से वहां पे ऐसा हो, जिसकी वजह से रेलवे को डेवलप करने में कठिनाई होती होगी। तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की सबसे मस्ट कॉमन मेथड क्या है? रोड से वहां पे सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन ब्राजील में होती है। ओके, द फॉरेस्टेड लैंड ऑफ अमेजन रिवर बेसिन एंड द स्वैम्पी लैंड्स हैव लिमिटेड द डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज इन दिस पार्ट। इसके अलावा जैसे मैंने भी आपको बताया कि मार्सी लैंड पाई जाती है, इसकी वजह से वहां पे डेवलपमेंट वर्क में काफी कठिनाई होती है। नाउ अब यहाँ पे इंडिया के ट्रांसपोर्ट के बारे में भी हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये मैप आप देखिएगा जरूर से जरूर। मैं इसे छोटा करके अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडेक्स इज गिवन नॉर्थ साउथ हाईवे। तो ये क्या है? दिस इज नॉर्थ साउथ हाईवे आप देख रहे हैं। इसके ईस्ट वेस्ट हाईवे, दिस इज ईस्ट वेस्ट मीन्स ये दो हाईवे क्या है? नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट को जोड़ती है। इसके अलावा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर, मींस दिस इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये आपके पनवेल, थाने, मुंबई से ये गुजरते हुए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये जाती है। समथिंग लाइक दिस, क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स। दिस इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसके अलावा नेशनल हाईवेज हैं। नेशनल हाईवेज बहुत सारे हैं, यहाँ पे जो ब्लैक करके छोटे से दिए गए हैं। Okay, so these are the transportation, national highway and major ports। ये क्या है? मीन रोड ट्रांसपोर्ट हमारी इंडिया की है। तो इंडिया में रोड का भी बहुत ज्यादा विस्तार है। ओके, इसके अलावा ट्रेन, रेलवे भी हमारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही रेलवे की भी हमारी कंट्रीज में बहुत ही विस्तार।
So waterways contributing about 1% to the country's transportation. कंट्री के अंदर में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसकी 1% ट्रांसपोर्टेशन में वाटरवेज का योगदान है, जबकि जो फॉरेन ट्रेड होती है मीन्स इंडिया से कोई भी दूसरे कंट्रीज में कोई भी चीजें जा रही है या दूसरे कंट्रीज से कुछ चीजें इंपोर्ट होके आ रही है, तो वाटरवेज की कंट्रीब्यूशन क्या है 95%, 95%। ओके, सो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दी गई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ओके, ये आप टाइम जोन के बारे में जानते होंगे। सो ब्राजील, ये क्या, दिस इज द मैप ऑफ ब्राजील। यहाँ पे 4 टाइम जोन पाए जाते हैं, मैं इसे मार्क करता हूँ 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे 4 टाइम जोन यहाँ पे पाई जाती है। ओके, जैसे इंडिया का आप मैप देखते होगे तो इंडिया में एक ही टाइम जोन पाई जाती है जो कि इलाहाबाद से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पे। ओके, तो वो हमारे इंडिया की टाइम जोन है। इसके अलावा पहले एक चाय बगान टाइम जोन अंग्रेज के समय में एक विवादित टाइम जोन था जो कि असम की चाय बगान से, मीन्स इंडिया में भी 2 टाइम जोन करने का कुछ लोगों का मत था, लेकिन फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू के वजह से वो चाय बगान की जो टाइम जोन थी उसे नहीं दिया गया। ये दिस इज रिसेंट इशू। रिसेंट इशू का कहने का मतलब अराउंड 2014-15 के दौरान भी ये इशू काफी चर्चा में था। तो इंडिया है फाइनली, इंडिया के पास सिर्फ एक ही टाइम जोन है, जबकि ब्राजील के पास कितने टाइम जोन है, 4 टाइम जोन। टाइम जोन क्या होते हैं ये आप देख लीजिएगा। ओके, मैं अभी टाइम जोन के बारे में अभी हम डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव टाइम रिस्ट्रिक्शंस। ओके, तो इंडिया की जो टाइम है उसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। जैसे हमारी क्लास 9 बजे स्टार्ट हुई तो इट इज 9 या अभी क्या हो रही है, अराउंड 10 PM है। ओके, सो 22 IST मीन्स 10 बज रहे हैं। 22 का मतलब 10 PM एंड IST इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मेरिडियन से 5 आवर एंड 30 मिनट क्या है आगे है। जैसे अगर इंग्लैंड की जो ग्रीनविच मेरिडियन है अगर वहां पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे इंडिया में 5:30 होंगे, मीन्स 5 आवर एंड 30 मिनट अहेड। सो यहाँ पे इसी के साथ हमारा यहाँ पे डिस्कशन एंड होता है। नाउ आई एम गोइंग टू द MCQ questions. The first question is the number of international tourists visiting in India in 2015 is dash than that of Brazil. Even though that is true, the share of tourism sector in the GDP is dash than Brazil. There are 4 options: less, more. Option B, more and less. Option C, more, comma more. Option D, less, comma less. यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2015 में भारत में, अब मैंने आपको बताया था कि 2015 में भारत में जो टूरिस्ट आई थी इंटरनेशनल वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू ब्राजील, बट इसके अलावा जो भी जीडीपी में शेयर था हमारा टूरिज्म सेक्टर का वो क्या था, लेस था। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही स्टार्टिंग में ही बताया था, मैं इसके लिए फिर से आपको लेके चलता हूँ। ये आप इसे मीन्स आप ऐसे भी कर सकते हो बिकॉज वी हैव, यहाँ पे हमने काफी डिटेल्स में डिस्कस किए थे कि द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया इन 2015 इज मोर देन दैट ऑफ ब्राजील, even though this is true, the share of tourism sector in the GDP is less than that of Brazil. So the correct option is more, comma less. Second question is the forested land of Amazon river basin and the swampy land have limited the development of roadways. ब्राजील में जो मार्सी लैंड पाई जाती है, अमेजन रिवर बेसिन है जिसकी वजह से दलदल क्षेत्र पाए जाते हैं, तो क्या इसके वजह से वहां पे रोड का डेवलपमेंट में वहां पे ये बैरियर है क्या? इज इट ट्रू, फॉल्स, कांट से एंड डी।
यस, ऑप्शन ए इज ट्रू, क्योंकि वहां पे मार्सीलैंड पाई जाती है, रेन फॉरेस्ट है, जिसकी वजह से रोडवे डेवलप करने में थोड़ी सी क्या होगी, कठिनाई होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, रेलवे हैव नॉट डेवलप्ड वेरी वेल इन इंडिया ब्राजील बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। यस, वेरी गुड, ब्राजील। ब्राजील में रोडवेज इसीलिए नहीं डेवलप हो पाई क्योंकि वहां पे बहुत ही बारिश होती है, बारिश होने की वजह से वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वहाँ की लैंड जो है स्वैम्पी एंड मार्सी लैंड है, जिसकी वजह से रेलवे डेवलप करने में वहां पे कठिनाई होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 4, इन इंडिया रेलवे नेटवर्क इज रिलेटिवली लेस डेंस इन, भारत में रेल की नेटवर्क आप जानते होंगे कि जैसे अपने मैप देखा कि यहाँ पे मैं आपको मैप दिखाता हूँ रेलवे का, तो यहाँ पे रेलवे का मैप ये यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे रेलवे पाई जाती है, ओके। बट जब आप ये दिस इज नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यहाँ पे 7 स्टेट्स हैं, ओके। या आप ये क्या है, दिस इज जब आप मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हो या ये हिमालयन रीजन में, तो यहाँ पे रेल की क्या है, यहाँ पे रेल कम पाई जाती है, बट इस रीजन में प्लेन में बहुत ज्यादा रेल पाई जाती है। सो द क्वेश्चन इज रेल कहाँ पे लेस डेंस है, तो हिल स्टेट में रेलवे कम पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कम पाई जाती है, और राजस्थान में भी रेलवे कम है एज कंपेयर टू प्लेन एरिया, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, वेरी गुड, ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन 5, approximately -% of the India's foreign trade moves through ocean routes। मैंने आपको बताया था कि भारत की जो वाटरवेज है, तो इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए भारत की वाटरवेज सिर्फ 1% यूज की जाती है, बट फॉरेन ट्रेड मींस आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए कितनी परसेंट, 75। देयर आर 2 आंसर इन द चैट बॉक्स, बट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अराउंड 95%। यहाँ पे दिया गया है अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ द इंडियाज, ये चीज आपको याद रखनी थी, मैंने क्लास में डिस्कस भी किए थे। अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड मूव्स थ्रू द ओशियन रूट्स। सो ये आपका हाँ, ये आपका गलत हो गया, सो ये चीज आप देख लीजिएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 6, ब्राजील हैज डैश टाइम जोन्स, ब्राजील में कितनी टाइम जोन्स हैं, 1 2 3 4, 2 आंसर्स। यहाँ पे 8 लोग हैं हमारे क्लास में, सभी लोग आप चैट बॉक्स में आंसर करिए, हाउ मेनी टाइम जोन्स इन द ब्राजील। There are only 2 answer in the chat box, that is 4. Yes, Brazil have 4 time zone, ये भी हमने just discuss किया। India has dash standard time zone, इंडिया के पास कितनी टाइम जोन है, yes 1। बाकी लोग भी आंसर करिए, एक दो और लोग आंसर करिए एटलीस्ट, so that I can move to the next question। Yes, India have only 1 time zone, that is जो कि भारत का मैप देखोगे तो जो कि इलाहाबाद से गुजरती है, सो इंडिया इज ओनली 1 स्टैंडर्ड टाइम जोन। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दैट इज IST इज अहेड बाय 5 hours 30 minutes फ्रॉम द डैश, इलाहाबाद, GMT, चाय बागान एंड असम। यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज ग्रीनविच मेरिडियन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Dash is the civilian authority in Brazil responsible for the country's beginning space program। जैसे भारत की कौन सी, भारत में जैसे इसरो सारे स्पेस प्रोग्राम करवाती है, इसी तरह ब्राजील में जो ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी है, मैंने डिस्कस नहीं किया था। सो ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी ब्राजील में सारी जो स्पेस का प्रोग्राम है वो हैंडल करती है, आप इसे याद कर लो, AEB, इसे हम बोलते हैं ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, AEB, वेरी गुड। द फ्यूचर ऑफ टूरिज्म इज ब्राइट इन इंडिया ड्यू टू इट्स नेचुरल डाइवर्सिटी, इज इट ट्रू, फॉल्स, कांट से नन। यस, क्योंकि भारत की जो नेचुरल डाइवर्सिटी है ये बहुत ही ज्यादा है,
यहाँ पे पर्वत, पठार, मैदान, समुद्री तट, बहुत सारी चीजें पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेचुरल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। ओके, सो यहाँ पे टूरिज्म की सेक्टर क्या है, ब्राइट है। सो दिस इज ट्रू, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, टूरिज्म इज एन इनविजिबल ट्रेड। टूरिज्म क्या है, एक इनविजिबल ट्रेड है। जैसे हम मैंगो का हम ट्रेड करते हैं, मैंगो मैंने अपने खेत में गार्डन में मैंने मैंगो का क्रॉप कल्टीवेट किया और मैंने उसे क्या चाइना भेज दिया। ओके, तो ये क्या ये क्या एक सामान है। पर टूरिज्म क्या है, टूरिज्म इज एन इनविजिबल ट्रेड, यह हमें दिखता नहीं है। लोग आते हैं, घूमते हैं, जैसे किसी भी दूसरे कंट्रीज से लोग आए इंडिया में टूरिज्म घूमने के लिए, तो यहाँ इंडिया आएंगे तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल होटल में रुकेंगे, यहाँ पे कुछ सामान परचेज करेंगे। ओके, तो वो अपने करेंसी यहाँ पे खर्च करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगी और जो भी फॉरेन की जो करेंसी है वो हमारे कंट्रीज में आ रही है। सो टूरिज्म इज एन इनविजिबल ट्रेड। Next question is, the indicator of development in a country is the development of transport in that country. किसी भी देश की डेवलपमेंट, ओके, किसी भी देश की डेवलपमेंट उसके ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। यस, दिस इज ट्रू। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हमारी डीजल और पेट्रोल का प्राइस बहुत ही ज्यादा है, तो डीजल और पेट्रोल के प्राइस पे बाकी और भी चीजों की प्राइस डिपेंड करती है। ओके, क्योंकि मैक्सिमम चीजें दूर दूर से आती है। ओके, तो ट्रांसपोर्ट जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा हमारी कंट्रीज डेवलप होगी, लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकेंगे, सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने में काफी आसानी होगी। सो ऑप्शन इज करेक्ट। सो ब्राजील्स टाइम जोन इज अहेड ऑफ इंडियाज टाइम। जैसे मैंने बोला कि अगर इंग्लैंड में अभी 12 बज रहे होंगे तो भारत में अभी 5, नहीं मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ, ब्राजील की टाइम इंडिया से आगे है क्या, फॉल्स। यस, ब्राजील की टाइम जोन इंडिया से क्या है, पीछे। द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया हैज बिगन रिसेंटली। तो भारत टूरिज्म सेक्टर पे रिसेंटली में ध्यान दी है, इससे पहले हमें टूरिज्म सेक्टर पे बहुत ज्यादा हम ध्यान नहीं दे रहे थे। सो दिस इज ट्रू। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज हैज डेवलप्ड इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, जो कि जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सारी क्षेत्रों में रेलवे की बहुत ही डेंस नेटवर्क है। इज इट ट्रू, फॉल्स, कांट से एंड नन? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड आई वांट आंसर्स फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द क्लास। मैं आप सभी से इस क्वेश्चन का आंसर चाहता हूं। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स, ओके। यस, मैंने अभी आपको बताया था, मैप में दिखाया भी था कि दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रेट, दिस इज द प्लेन ऑफ इंडिया। ये क्या, इंडिया की प्लेन है। ओके, हाँ, दिस इज द प्लेन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि फिगर में बहुत सारी यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या पाई जा रही है, रेलवे की नेटवर्क यहाँ पे पाई जा रही है। ओके, सो दिस ऑप्शन इज दिस इज करेक्ट सेंटेंस। ओके, सो इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पेंड होता है। हमने 3 चैप्टर्स के बारे में पढ़ा। चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, एंड द चैप्टर नंबर 9 टूरिज्म ट्रांसपोर्ट। सो इसी के साथ दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। It is 10:20 p.m. Now you can leave the class. Bye, good night, thank you. इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी का सेक्शन हमारा एंड हो गया। ओके, सो बाय, गुड नाइट एवरीवन, प्लीज लीव द क्लास। बाय।